नमस्कार और खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार की रात को निधन हो गया। 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गुरुवार को भी बीमारी के चलते उन्हें दिल्ली स्थित एम्स लाया गया था, जहां देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। शनिवार की सुबह 8 बजे उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास से एआईसीसी मुख्यालय लाया गया, जहां 9:30 बजे तक कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। इसके बाद 9:30 बजे एआईसीसी मुख्यालय से ही उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। यूपीए सरकार में 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने कई जनहितैषी योजनाओं को लागू करने का काम किया। देश के हित में हमेशा काम करते रहे। अपना पूरा जीवन देश की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री बने रहे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की लोकप्रियता इसी बात से पता चलती है कि लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री बने रहे। 1991 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने और इस दौरान भी अपनी नीतियों से सबको प्रभावित किया उन्होंने। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहा। लोग हमेशा से उनका सम्मान करते रहे। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर भूमिका निभाई और इस दौरान देश को आर्थिक मजबूती देने का काम पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने किया। वित्त मंत्री के तौर पर भी कई अहम फैसले उन्होंने लिए। 1 अक्टूबर 1991 से 14 जून 2019 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे। 20 अगस्त 2019 से 3 अप्रैल 2024 तक एक बार फिर से राज्यसभा सदस्य बने। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का राजनीतिक सफर बेहद प्रेरणादायक रहा। लोग उनके आदर्शों पर चलने के लिए 1998 से 2004 तक नेता प्रतिपक्ष का पद भी उन्होंने संभाला। कोई भी सियासी दल हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी नेता पूर्व मुख्यमंत्री का सम्मान करते रहे। 1985 में योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और इस दौरान भी अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को प्रभावित करते रहे। देश हित के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहे। साल 1990 में पीएम के आर्थिक सलाहकार बने और अपनी सूझबूझ से पीएम को आर्थिक मामलों में सहायता करते रहे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान से सभी को प्रभावित किया है। 1982 से 85 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका भी उन्होंने निभाई और इस दौरान भी कई बड़े फैसले उन्होंने लिए, जिसने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती दी। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी भी बने। पूर्व पीएम एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी थे और उन्हीं की बदौलत देश को आर्थिक मजबूती मिली है। देश आत्मनिर्भर हो पाया है। 1966 से 1959 तक आर्थिक मामलों के अधिकारी का पद भी उन्होंने संभाला। अपनी सूझबूझ और तमाम नीतियों से उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, जिससे देश लाइसेंसी सोच से आजादी मिल सकी। आईटी और टेलीकॉम क्षेत्र में भी पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह ने बड़े सुधार किए। ये 5 ऐतिहासिक उपलब्धियां हम आपको पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बता रहे हैं। भले ही आज पूर्व पीएम दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन उनके काम आज भी हमारे बीच है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम लागू किया, जिससे रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। बेरोजगारों के लिए 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौता में भी अहम भूमिका उन्होंने निभाई। पूर्व मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व के सभी फैन हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कई ऐतिहासिक सुधार किए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश ने एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री भी खो दिया है। पंजाब में एक गांव में जन्म लेने से लेकर अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर राष्ट्र सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्हें उनकी सादगी और उनके आर्थिक फैसलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। सीएम ने ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति मिले।
मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। देश के विकास के लिए किए गए आर्थिक फैसलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार तथा प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। जिला परिषद चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया। इसका कारण पार्षदों के कोरम का पूरा न होना बताया जा रहा है। अभी इसकी अगली तारीख प्रशासन ने तय नहीं की है। बता दें कि भिवानी जिला परिषद की चेयरमैन अनिता मलिक है। अनिता मलिक के खिलाफ कुछ दिनों पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की गई थी। इसको लेकर बैठक हुई। बैठक में कोरम पूरा नहीं होने की वजह से बैठक नहीं हो पाई और अगले आदेश तक के लिए ये बैठक टाल दी गई है। तो वहीं चेयरमैन महिला अनीता मलिक ने आरोप लगाए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव एक सांसद के कहे जाने पर लाया जा रहा है। देखिए, हम टाइम पर पहुंचे हुए थे, पार्षद भी कुछ आए हुए थे। एक तो बारिश का मौसम था और एक हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी का स्वर्गवास हो गया। उस वजह से भी ये मैसेज पहुंचा है कि भाई मीटिंग कैंसिल होगी। और आने वाली 7 तारीख को मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि भाई ये 7 तारीख वाली भी आप देख लेना, मीटिंग कैंसिल ही होगी। या तो डीसी साहब की तबीयत खराब होगी या कोई इनको ये प्रशासनिक कारण बताया जाएगा। हमारा काम है जिले के काम करवाने का, और राज्यसभा सांसद हो या मंत्री हो, वो नहीं चाहती कि भाई ये काम हो। हम चुने हुए हैं, ये नहीं है कि भाई हम भी वैसे ही बैठे हैं। देखो, हमारा काम करने का हक है और ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई। देखिए, आज हमारे हाउस की मीटिंग थी जिला परिषद की, और जिसका कोरम हमारे हाउस का पूरा नहीं हो पाया पार्षदों की तरफ से, तो ये मीटिंग स्थगित की गई आगे आदेश तक। कितने पार्षद? हाँ, टोटल हमारे 22 पार्षद हैं, टोटल 4 ही आप हैं। तो आप आगामी कब की डेट है? हाँ, जैसे भी बताया जाएगा हम आपको इंटीमेट कर देंगे। राशन लेना झूठी 3 कार्ड में रखी, आपका, आपकी बहू का न्यारा, आपका न्यारा। शहरी और स्थानीय निकायों में होने वाले चुनाव और उपचुनाव को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। बता दें कि इन अधिकारियों के ट्रांसफर पर करने से पहले राज्य चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। इलेक्टोरल रोल से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। इनका ट्रांसफर करने से पहले राज्य चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। आपको बता दें कि जल्द ही निकाय चुनाव हो सकते हैं और निकाय चुनाव और उपचुनाव की तारीखों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। जो भी अधिकारी और कर्मचारी इलेक्टोरल रोल से जुड़े हुए हैं उन्हें ट्रांसफर नहीं मिलेगा। ट्रांसफर करने से पहले राज्य चुनाव आयोग यानी SEC से परमिशन लेनी होगी। राज्य चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद ही अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर हो पाएंगे। आपको बता दें कि जल्द ही निकाय चुनाव और उपचुनाव होने वाले हैं और चुनावों को देखते हुए जो भी अधिकारी इलेक्टोरल रोल से जुड़े हुए हैं उनके ट्रांसफर पर फिलहाल के लिए पाबंदी लगाई गई है। देश और प्रदेश में जल के महत्वपूर्ण स्रोत अपनी पहचान खो रहे हैं, लिहाजा केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने जल संसाधनों और निकायों की वास्तविक स्थिति को लेकर डिजिटल गणना कराने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में चल रही 3 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला में दूसरे दिन प्रशिक्षकों को मोबाइल ऐप से डिजिटल गणना करने का प्रशिक्षण दिया गया। शनिवार को अंतिम दिन प्रशिक्षण कौशल्य डैम पर फील्ड विजिट के दौरान मोबाइल ऐप से वास्तविक तौर पर डिजिटल गणना करेंगे।
जल शक्ति मंत्रालय के अधीन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन इरिगेशन सेंसस स्कीम है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जो कि 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। स्टेट की मदद से इरिगेशन सेंसस करवाता है। पहली बार प्रथम जल निकायों की गणना भी 2017-18 रेफरेंस ईयर पर की गई थी, परंतु इस बार करेंटली 7th माइनर इरिगेशन सेंसस, सेकेंड सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज आर अंडरवे along with 2 more new censuses which we are conducting for the first time। पहली बार मेजर और मीडियम इरिगेशन सेंसस प्रोजेक्ट्स जैसे कि हमारे बांध हो गए, है ना, जो मध्यम और बृहद परियोजनाएं हैं, है ना, वो हैं, और दूसरा स्प्रिंग्स, वो पहली बार हम कर रहे हैं। तो उसके लिए, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए स्टेट्स को हमने, जो उत्तरी राज्य हैं हमारे जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इनको हमने बुलाया है यहाँ पर, ताकि हम इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें और ठीक तरह से एक रियल टाइम डेटाबेस तैयार किया जा सके। भवानीखेड़ा के करीब आधा दर्जन गांवों में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। इस ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पूरे क्षेत्र में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद दोपहर को बारिश के साथ ओलावृष्टि भी होने लगी। इससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी, क्योंकि ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। तो वहीं इस ओलावृष्टि के बाद दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और ज्यादा ठंड बढ़ने की बात भी सामने आई है। भवानीखेड़ा में बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली, तो वहीं इस ओलावृष्टि के बाद किसानों के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आई। किसानों का कहना है कि इस ओलावृष्टि से उनकी फसलों को नुकसान होगा। खासकर गेहूं की फसल के लिए ये ओलावृष्टि बेहद नुकसानदायक साबित होगी। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसी के साथ ठंड का एहसास अब ज्यादा होगा। भवानीखेड़ा से तस्वीरें हैं जहां भारी बारिश देखने को मिली। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि ने भी कहर बरपाया, तो वहीं ये ओलावृष्टि फसलों के लिए नुकसानदायक साबित होगी। किसानों ने चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि गेहूं की फसल के लिए ये ओलावृष्टि बेहद खराब है और उनकी फसलों को बर्बाद कर देगी। पटौदी क्षेत्र में रात में बरसात के साथ भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे गेहूं, सरसों की फसल बर्बाद हुई, जिससे किसान काफी परेशान नजर आए। पटौदी में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई। बारिश से जहां एक तरफ किसानों के चेहरे पर खुशी देखी गई, तो वहीं दूसरी तरफ ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई। उनका कहना है कि ओलावृष्टि के चलते फसलों को नुकसान पहुंचेगा और उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया। लोगों को घर से बाहर निकलने में मुश्किलें हुई। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है और इसी के साथ लोग घर में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। पटौदी में भी अब ठंड का कहर बरपना शुरू हो गया है। बरसात के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली। ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि ओलावृष्टि से खासकर गेहूं की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो वहीं बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते ठंड का अब ज्यादा एहसास होने लगा है। होल्डर अनाज मंडी में श्री खाटू श्याम बाबा के संकीर्तन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। श्याम प्रेमी प्रधान सुनील गोयल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्याम बाबा के संकीर्तन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि संकीर्तन का शुभारंभ बाबा के अखंड जोत जलाकर और आरती के साथ किया जाएगा और बाबा का भव्य दरबार भी सजाया जाएगा। इसके अलावा भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच सकते हैं। कोलकाता के सुप्रसिद्ध भजन गायक संजय मित्तल और फतेहाबाद से परविंदर पलक श्याम बाबा के भजनों का गान करेंगे। ये जो
28 तारीख शनिवार जो कीर्तन रखा गया है, ये समस्त होडल के श्याम प्रेमियों के द्वारा किया जा रहा है और इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं, जो कि कल तक शाम तक 4 बजे तक पूरी तैयारियां हो जाएंगी। जागरण का जो संकीर्तन है ये करीब 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा और सभी समस्त श्याम प्रेमी जो आसपास के हमारे पुराना, पलवल, हसनपुर, कोसी सभी भक्तजन सभी पहुंचे इष्ट मित्रों के साथ। पानीपत से एक ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जहां 2 व्यक्तियों ने एक लिव इन में रहने वाले कपल को ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। इस मामले में पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की गई। आरोपियों की पहचान राहुल निवासी गांव देवीपुरी, घरौंडा करनाल और मंजीत मूल निवासी पटियाला और हाल निवासी गांव बराना, जिला पानीपत के रूप में की गई है। दोनों आरोपी सीसीटीवी कैमरे ठीक करने का काम किया करते थे और इंस्टॉलेशन का काम भी आरोपी करते थे। आरोपियों ने लिव इन कपल के सीसीटीवी को फोन में इंस्टॉल करने के लिए उनकी ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछ लिया और इसके बाद वो कैमरों को वॉच किया करते थे। इसी बीच उन्होंने कपल के निजी पलों को रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद उन्होंने ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स ने दी है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे थाना 13 में एक शिकायत आई थी कि कुछ लोग 2 लड़के एक पेयर को, मतलब हस्बैंड वाइफ, वो लिव इन में रह रहे थे, हस्बैंड वाइफ नहीं थे, लिव इन में रह रहे थे, उनको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और कोई वीडियो उनके पास है, उनकी अश्लील वीडियो है और उसको लेके वो उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। कभी 20 लाख मांगते हैं, कभी 10 लाख मांगते हैं। सेंट्रल साइबर क्राइम की टीम ने लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले 15 ठगों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों को फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर उनका मेडिकल परीक्षण करने के लिए उन्हें लाया गया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक सभी जामताड़ा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ठगों ने अब तक लगभग करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 15 ठगों पर शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि ये ठग ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया करते थे। करीब 15 लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है, जो करोड़ों रुपए की ठगी ऑनलाइन माध्यम से कर चुके हैं। लंबे समय से ऐसी शिकायतें पुलिस तक पहुंच रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी 15 आरोपियों को धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक अब तक ये करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। तो वहीं पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए इन्हें अस्पताल ले गई। मेडिकल परीक्षण के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। तो वहीं पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और उनसे तमाम जानकारी जुटाने में लगी हुई है। पूरा मामला फरीदाबाद का है, जहां पुलिस ने ठगों पर शिकंजा कसा है। 15 ठगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में अवैध असले के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा 2 ने अवैध असला रखने के आरोपी रमनदीप उर्फ जोनीवासी चिब्बा जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 देसी पिस्टल, 40 जिंदा रौंद, 3 मैगजीन के साथ मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की। तो वहीं अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी मोहन लाल ने जानकारी दी है। कल हमने 26/12 को एक लड़के को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम रमनदीप उर्फ जोनी है और ये चिब्बा गांव का रहने वाला है। हमें CIA 2 की टीम को एक सूचना मिली थी कि ये लड़का जो रमनदीप है, इसके पास असला है और गोलियां है और इसने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना है। तो हमने फिर इसी मुखबिरी के आधार पे
ASI गुरबख्श, ASI करमवीर, HC कुलदीप व अन्य की एक टीम बनाई और इस लड़के को लगातार हमने इसको फॉलो किया। नीलोखेड़ी हलके के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने निसिंग सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निसिंग तहसील में उन्होंने हाजिरी रजिस्टर चेक किए और काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि सभी कर्मी अपने कार्यों में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। यदि जनता की शिकायत मिले तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर जनता से शिकायत मिली तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी में कोताही बरतने वाले कर्मियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खबर फरीदाबाद से है, जहां तेज हवाओं के चलते मौसम ने करवट बदल ली। तेज हवाओं के साथ ही बारिश की भी शुरुआत हो गई। बता दें कि पिछले 1 घंटे से हो रही बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। प्रदूषण का स्तर भी कम हुआ है और AQI का लेवल कम होकर 140 पर पहुंच गया है। अब सीएमओ के बिना कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले नहीं हो सकेंगे। सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि ग्रुप A, B, C, D कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नहीं होगा। खबर सरकार ने एडवाइजरी दोहराई है। अब किसी भी अधिकारी और कर्मचारी का ट्रांसफर बिना सीएमओ की भागीदारी के नहीं होगा। सरकार ने एक बार फिर से अपनी एडवाइजरी में यह दोहराया है कि सीएमओ की भागीदारी के बिना कोई भी ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। तबादला करने के लिए सीएमओ की तरफ से मंजूरी होना बेहद जरूरी हो गया है। एक बार फिर से सरकार की ओर से यह एडवाइजरी दोहराई गई है। ट्रांसफर करने के लिए सीएमओ की भागीदारी होना जरूरी हो गया है। हरियाणा प्रदेश में ठंड के कारण स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। हरियाणा शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश घोषित किया है। जनवरी महीने की तारीख 1 से लेकर 15 तक निजी और सरकारी स्कूलों में अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में बढ़ती हुई ठंड के कारण शिक्षा विभाग ने स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। खबर सिरसा के नागौरी गेट से है, जहां सुभाष मार्केट में एक प्राइवेट बस ने 23 वर्षीय स्कूटी सवार युवती को कुचल दिया। इस हादसे में स्कूटी सवार युवती का भाई बाल बाल बच गया। हादसे में बस का पिछला टायर युवती के ऊपर से गुजर गया। युवती का नाम दीपिका बताया जा रहा है। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। वहीं हादसे के बाद प्राइवेट बस चालक बस को सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गया। तो वहीं हादसे के बाद भीड़ ने पुलिस को बुलाया। उसके बाद युवती को अस्पताल ले जाया गया, मगर युवती ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मामले की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। बात यही, जैसे हम भागे ना, पीछे से वो एक लड़का और एक लड़की एक्टिवा पे जा रहे थे और बस यहाँ से प्राइवेट बस जा रही थी। वो लड़की जैसे गिरी तो बस का जो पिछला टायर था उसके नीचे उसका फेस आ गया और जैसे वो फेस आया हम मौके पे बचाने भी गए, उठाने के लिए गए तो एकदम से फेस में उसका कुछ रहा ही नहीं। उसकी आंखें, अंदर का सब ब्रेन ब्रून सब बाहर रोड पे बिखर गया। तो देखने लायक ही नहीं थी स्थिति। एक तो आदमी उसकी लाइव आइज से भी देखने लायक स्थिति नहीं होती, क्योंकि इंसान इतना इमोशनल होता है, उससे देखा ही नहीं जाता ऐसी चीज। लड़की मौके पे एक्सपायर हो गई। तो जिस स्कूटी जो लड़का साथ था वो भी यहाँ से चला गया कुछ ही मिनटों के अंदर। फिर हमने स्कूटी में से कागजात निकाले तो पता लगा एक्टिवा किसी और की थी। तो कुछ ही उसके 10 से 15 मिनट में 112 वाले पुलिस वाले आए। उन्होंने आगे एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस वाले लड़की की डेड बॉडी उठा के गए हैं।
अब स्कूटी भी यहाँ पे थाने में लेके गए हैं, सिटी में शायद जो पास लगता है। अब वहां जाके ही पता लगेगा कि लड़की कौन थी, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे तक डेड बॉडी नीचे पड़ी है रोड के, मेन रोड के ऊपर। पूरे हरियाणा प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ के डिस्टर्बेंस के चलते बरसात ने किसानों के चेहरे खिला दिए। इससे पहले 22 और 23 को हल्की बरसात के बाद अच्छी बरसात के पूर्वानुमान कृषि वैज्ञानिकों के सही साबित हुए हैं। इससे दिन और रात के तापमान के अंतर में कमी आएगी और गेहूं, सरसों, चना, मेथी, रबी जैसी फसलों की ग्रोथ तेजी से होगी। भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल की ओर से बताया गया कि पश्चिम विक्षोभ डिस्टर्बेंस के चलते सुबह से ही हरियाणा के बड़े क्षेत्र में बरसात हो रही है। जहां पहले रात में तापमान 4 से 5 डिग्री बना हुआ था, उसमें आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होगी और दिन का तापमान जो 18 से 20 डिग्री बना हुआ था, उसमें गिरावट आएगी। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।